कुछ बोलिए। क्या बोले, बोलो। कुछ कहो। आवाज चेक कर रहे हैं। कहो तो कहें हम। अक्कड़ मिजाज के लिए, फक्कड़ी के लिए वह बनारस धीरे धीरे गायब हो रहा है। जो गलियां होती थी बनारस में, गलियों का मतलब क्या था? आमने सामने लोग हैं, कोई ग्राहक आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे को जान रहे हैं, उनके सुख दुख को जानते हैं। तो बनारस तो अब क्योटीकरण हो रहा है, क्योटो हो रहा है बनारस। हाँ, बनारस का बनारसीपन गायब हो रहा है। बहुत दुख है लोगों को। यानी इमारतें ऊंची होती जा रही हैं और इंसान और इंसानियत हमेशा नीचे की तरफ जा रहा है। और ये बनारस में नहीं, पूरे देश में हो रहा है। यानी जो सड़क जिस पर धूल धक्कड़ थी, धूल धक्कड़ वाली सड़क जिससे आते जाते थे लोग, यानी सड़कें आप चौड़ी करा रहे हैं कारों के लिए। ये नगर रहा है साइकिल और पैदल वालों के लिए। अब जिसके पास कार हो और कार में बैठने की योग्यता हो वह तो जाए उस सड़क से। ये लोग कहाँ जाएंगे जिनके पास केवल पाँव है, साइकिल है? ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। आपस का सुख दुख लोग बांटते थे। यानी यह मोहल्ला कल्चर था, या कॉलोनी कल्चर नहीं था। मोहल्ला कल्चर का मतलब कि हर आदमी एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार होता था। उसके लिए जो कर सकता था करता था, जानता था कहाँ पर क्या हो रहा है। अब तो कॉलोनी में पता ही नहीं चलता कोरोना किसको हुआ है। यानी जो एम्बुलेंस गुजरती है, सीटी देती है, तब मालूम होता है कि कोरोना में कोई आदमी बीमार है कहीं, पता नहीं चलता। बनारस से नहीं था। मैंने ज़्यादा नहीं, 1953 से मैंने देखा इस नगर को। तो 1953 में जो बनारस था, जिस तरह का बनारस था, जो यूनिवर्सिटी थी, जो लोग थे, ये चीज़ें गायब हो गई हैं अब। यानी बनारस की पहचान ही गायब हो रही है धीरे धीरे। एक पत्रकार है आपकी ही तरह, सुरेश प्रताप, उन्होंने उड़ता बनारस नाम की किताब लिखी है। उड़ रहा है बनारस, ज़मीन छोड़ चुका है। तो वह बनारसीपन तो गायब हो रहा है। कारण क्या मानते हैं, क्या कारण है बनारसीपन गायब होने का? कारण बहुत से हैं। विकास के नाम पर जो कुछ हो रहा है, हम चाहते हैं, ऐसा नहीं कि हम चाहते हैं कि वही यानी एक अवशेष की तरह यह नगर रहे, नहीं चाहते। चाहते हैं विकास हो, लेकिन आदमी का विकास हो, भवनों का, सड़कों का और दूसरी चीज़ों का जो विकास हो रहा है, हम आदमी से उसे जोड़ नहीं पा रहे हैं। गरीबी से इसका क्या संबंध? भूखाली से क्या संबंध? रोटी से क्या संबंध? इनका संबंध होगा इन सब सारी चीज़ों का कारपोरेट से होगा। हम आम आदमी का, साधारण आदमी, किसान, अब दुनिया भर की बातें लोग कर रहे हैं, सरकारी कर रही है। वो 8-9 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं। 700 से ऊपर लोग मर गए। उनसे बात नहीं कर सकते ये लोग। तकलीफ यहाँ से है। यानी बनारस जो
आप बता रहे थे अभी, अच्छा हम सुन के लगा कि एक जगह ऐसी है या कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो बचे हुए हैं, उन्हें आप ध्वंसावशेष समझिए। ध्वंस से बचे हुए लोग हैं वो। ये चीज़ें गायब हो गई हैं। नई पीढ़ी से देखिए, जैसे मुझे अच्छा लगा जब आपने कहा कि बिहार जहाँ कहीं है वो अपने बिहारीपन के साथ है। बहुत अच्छा लगा मुझे। अपनी आइडेंटिटी गायब हो जाए, ये बहुत दुखद है। यहाँ सारा कुछ एक जैसा होना चाहिए। ये अमेरिका ने कहा, आपने वही आपने करना शुरू कर दिया, सारी दुनिया ने करना शुरू कर दिया। एक जैसा खाना हो, एक जैसे, यानी दिल्ली लखनऊ में फ़र्क था, लखनऊ बनारस में फ़र्क था। ये फ़र्क मिट जाए, इमारतें, भवन, सारा कुछ एक जैसा दिखाई पड़े, कपड़े लत्ते एक जैसे दिखाई पड़े, मन कहाँ जाएगा? आत्मा कहाँ जाएगी आपकी? बनारस की आत्मा, लखनऊ की आत्मा, लखनऊ वो तो नहीं था जो हो रहा है आज। बनारस तो वो नहीं था। यानी 80 घाट पर ही मिट्टी पड़ी रहती थी, दूर तक मैदान रहता था जहाँ हम लोग शांति के लिए घाट पर जाते थे, गाना बजाना सुनने के लिए नहीं जाते थे। बैठते थे अस्सी पर, देर तक बैठते थे घाट पर। अब तो बैठ भी नहीं सकते आप, आपका कान भन्नाता रहेगा, कुछ कुछ आता रहेगा कान में। एक तो ये बात इस नगर के बारे में मैं बता दूँ। दूसरी एक बात, ये शंकराचार्य और बुद्ध के ज़माने से ही असहमतियों का नगर रहा है। तुलसीदास रहे तो कबीर भी रहे हैं। एक वर्ण व्यवस्था को मानता था, दूसरा जात पात को मानता ही नहीं था। समान रूप से आदर इन दोनों का होता था। असहमति तब से लेके आगे, यानी अभी 18वीं शताब्दी में दयानंद सरस्वती रामनगर में आए थे, रहे थे, आनंद पार्क यहाँ है, यहाँ बहस हुई थी यहाँ के पंडितों के बीच और उनके बीच नास्तिकता आस्तिकता को लेकर के, क्योंकि घोर आस्तिक थे दयानंद भी। उन्होंने चूहा को शिव के ऊपर से दौड़ते हुए देखा, तब उन्हें लगा जब वो जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता वो हमारी क्या रक्षा करेगा। नास्तिक वहाँ से हुए थे। वेदों में भी नास्तिकता आस्तिकता का द्वंद्व है। आज स्थिति है कि असहमति जैसी चीज़ पूरे देश से गायब हो रही है, गायब की जा रही है। आप हड़ताल नहीं कर सकते, आप विरोध नहीं कर सकते, आप आंदोलन नहीं कर सकते, इनकलाब जिंदाबाद पब्लिकली आप नहीं कर सकते। यानी यहाँ तक कि पिछले दिनों तक तो, और अब भी शायद होता ही होगा, कोई आदमी अपनी बात मंच से कह रहा है सेमिनार में, तो उसके खिलाफ खड़े हो जाते थे बोलने वाले लोग। अरे सब्र से करो भाई, सब्र करो, अपनी बात आके यहाँ से कहना हो कहो। ये चीज़ें आपके बौद्धिक चिंतन को, समझ को, इसके विकास को मार डालेंगी। ये चीज़ें जब असहमति नहीं हो, विरोध, विपक्ष और पक्ष दोनों होते हैं, होने चाहिए। लोकतंत्र का मतलब यही था। जिस 80 की बात आप कर रहे थे, वो 80 काशी वो मर चुका है, 20वीं शताब्दी में मर गया। यानी हम समझते हैं 2003-4 के आसपास से धीरे धीरे जाना मैंने बंद कर दिया, क्योंकि विश्व हिंदू उसी दुकान, पप्पू की दुकान पर इस पर बसें हुआ करती थी। विश्व हिंदू परिषद के
या आरएसएस के लड़के बैठते थे और वो सुन नहीं सकते थे, लॉजिक नहीं कर सकते थे। उनके पास गुरु मंत्र दिया हुआ था, उसी का जाप करते थे और बोलने नहीं देंगे आपको, बकवास कर रहे हैं आप। ये ढंग शुरू हुआ, जबकि यानी यूँ मैं ऐसे ही बातें कर रहे हैं। आज़ादी के बाद जब स्वाधीनता हुई तो सारी पार्टियों, पटना में भी काफ़ी हाउस है, आज वो काफ़ी हाउस ना होगा, जहाँ जयप्रकाश नारायण बैठते थे। इसी तरह से काफ़ी हाउस बनारस में भी था, रेस्टोरेंट था, चाय की दुकानें थीं, जहाँ प्रोफेसर लोग बैठते थे, छात्र नेता बैठते थे। इलाहाबाद में था, लखनऊ में था, दिल्ली में था, हर जगह का यानी काफ़ी हाउस कल्चर इससे शुरू हुआ। इंटेलेक्चुअल्स, राइटर्स, जर्नलिस्ट, पत्रकार, लिखने पढ़ने वाले या नेतृत्व करने वाले देश का, ऐसे सारे लोग बैठते थे और वहाँ से जनता कि क्या, जनता में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, इसके बारे में बातें करते थे। यहाँ से शुरू हुआ था देश, लोकतंत्र से। हमको ध्यान है, यानी विद्यार्थी रहे आप लोग काशी विश्वविद्यालय के, हमारा ख्याल है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को बुलाया गया था, चाय पर आए थे, लड़कों के साथ चाय पिया था वहाँ। बाड़ा तोड़ के कोई सुरक्षा सैनिक नहीं, यानी वो अकेले घूम रहे थे ऐसे एमपी थिएटर मैदान में, वहीं पर चाय चल रहा था, तो वाइस चांसलर और अध्यापक और विद्यार्थी सब एक साथ थे। तो अध्यापकों के बीच से निकल के लड़कों के बीच आए थे, बात कर रहे थे। वह विश्वविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वो ख़त्म धीरे धीरे हो गया, छात्र संघ ही खत्म हो गया। छात्र संघ को लेके बहुत बात होती है। छात्र संघ को लेके कहा जाता है कि मतलब वो बंद कर देना एक अच्छा निर्णय था, वरना जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से तुलना की जाती है कि वहाँ छात्र संघ है तो बड़ा खराब स्थिति है। आपके समय में जब आप थे तो था छात्र संघ, इस दौर में नहीं है, तो ये जो चेंज है, क्या ये छात्र संघ के न होने से या क्या था बदलाव है? छात्र संघ के न होने से क्या असर पड़ा काशी हिंदू विश्वविद्यालय पर? बहुत असर पड़ा। छात्र संघ एक तरह से आगे भविष्य में जो देश चलाएंगे लोग, उन नेताओं की नर्सरी था एक तरह से, वहीं से तैयार होते थे लोग। वह हमें काशी विश्वविद्यालय में तो बाद में ख़त्म हो गया था छात्र संघ में, लेकिन जब यहाँ पर लोग थे तो पार्लियामेंट भी हुआ करता था, छात्र संघ का पार्लियामेंट, जिसमें बहस होती थी, लेखा जोखा पेश होता था मार्च के महीने में, क्या खर्च किया यानी कुलपति ने क्या खर्च किया विश्वविद्यालय के लिए और छात्र संघ ने क्या खर्च किया छात्रों के लिए। ये सारी बहसें होती थी 2-3 दिन की, आर्ट्स कॉलेज के मैदान में ही, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के टेंट लगा होता था और हम सब लोग बैठते थे, देखते थे, सुनते थे। यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्र संघ का मॉडल पार्लियामेंट था, ये हालत थी। लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ भी ख़त्म होती गई। आपकी लेखनी जो रही और आपका जो जीवन रहा, उसमें विचारधारा का क्या महत्व रहा? विचारधारा तो आँख है, जिससे दुनिया हम देखते हैं, नज़र है, उससे पता चलता है कि क्या खूबसूरत है, क्या बदसूरत है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है।
मैंने एक कहानी लिखी थी दलदल नाम की। कश्मीर से घूम कर आया था तब। कश्मीर में बड़े बाग थे और बड़े बाग मैंने देखे, शाही बाग सब, बहुत अच्छा लगता था, फूल सब। कार्तिक का महीना था, 1967 की बात होगी। सूखा पड़ा था। अमेरिका बिहार की मदद कर रहा था गेहूं से, देश की भी मदद कर रहा था। लाल गेहूं आता था उसमें, मदद कर रहा था। हमारे यहाँ धान सूख गया था, पानी नहीं था, नहर में पानी नहीं, खेतों में पानी नहीं, धान भी सूखा हुआ था। पहुंचा तो हमारा घर कुएं के पास था। बड़ी कहाँ से कि हमारे घर का ही कुआं था वह बगल में, और बगल से ही खेत शुरू होता था। वहाँ पर कुछ फूल पौधे लगाए गए थे, गेंदे के, गुलाब के, इनके उनके। तो रात तो बीत गई, लेकिन सुबह मैंने देखा कि पिताजी वो गुलाब के उन पौधों को उखाड़ उखाड़ के फेंक रहे हैं। और मैंने पूछा कहाँ है, तो उनका कि इसमें आलू लगाना बोना है। आलू, हाँ। यानी आपके लिए जब तक नज़र नहीं रहेगी तब तक गुलाब का फूल खूबसूरत ही खूबसूरत दिखाई पड़ेगा। जब नज़र होगी तब मालूम हुआ कि उससे ज़्यादा ज़रूरी आलू है। हाँ, तो ये विचारधारा का मतलब साहित्य में भी यही है और जीवन में भी यही है कि सही गलत की पहचान आप कर लेते हैं। अच्छा बुरा का ज्ञान होता है, पता चलता है। यानी हमने तो मार्क्सवाद ऐसे नहीं पढ़ा, किताब नहीं पढ़ी, मैनिफेस्टो कभी देखा होगा ध्यान उधर, लेकिन मैंने जीवन को, बाल्ज़ाक को, मैक्सिम गोर्की को, टॉलस्टॉय को, तुर्गनेव को, चेखव को, हाँ, इन सारे लोगों को पढ़कर मैंने जाना है। जीवन क्या है, और इस बारे में जीवन और साहित्य में हम फर्क ही नहीं देखते। आपने इतना दुनिया घूमा, अलग अलग जगहों पर गए, कौन सी जगह या कौन सा शहर आपका पसंदीदा है? देखिए, मजबूरी भी कह सकते हैं आप कि जिम्मेदारी माँ बाप की देखनी थी, भाभीयों की देखनी थी, भाई के बच्चों की देखनी थी। कि बनारस मैं छोड़ना चाहता था 1961 के आसपास, जब हमारे गुरु आचार्य हजरत सैयद जी जा रहे थे चंडीगढ़। हम जाना चाहते थे उनके साथ। उन्होंने कहा, स्टेशन में छोड़ने भी गए थे जब चंडीगढ़ जा रहे थे वो। तो उनसे मैंने कहा, तो उन्होंने कहा कि देखो नामवर तो कुछ कर नहीं, बनारस तो छूट जाएगा नामवर से। बनारस में रहें या ना रहें, नौकरी मिलेगी नहीं। निकाले गए हैं 2 जगह से, 2 विश्वविद्यालयों से। माँ बाप की उम्र तुम्हारी क्या है मालूम है, दोनों बूढ़े हो गए हैं, बाप रिटायर कर गया है। ये लोग क्या, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, इन्हें कौन देखेगा, तुम भी अगर बाहर चले गए तो कौन देखेगा। तो पंडित जी ने कहा कि रहो यहीं, लड़ो, संघर्ष करो, जो कुछ हो। बाद में तो कई अवसर आए बाहर जाने के, लेकिन फिर बनारस जो रह गया सो रह गया। और बनारस रहा तो अच्छा लगने लगा बनारस, क्योंकि बनारस में इत्मीनान था, जिंदगी थी, जीवन मुझे दिखाई पड़ता था। तबीयत अगर बेचैन हुई, घबराई, तो गंगा किनारे जाकर बैठ जाइए, किसी नाव पर बैठे रहिए देर तक, शांति मिलती।
यानी हर तरह से इत्मीनान से बनारस में आप गमछा पहन के भी आप पूरा नगर घूम सकते हैं, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। हालांकि इस बात पर बात हम शुरू करेंगे तो ये बात तो खत्म ही नहीं होगी। आपका और नामवर सिंह के जीवन को एक इनसेपरेबल, मतलब जिसको अलग नहीं किया जा सकता एक दूसरे से, उसी तरीके से देखती है दुनिया भी। आज जब वो नहीं है और उनका इतना काम पड़ा हुआ है, आप कैसे देखते हैं चीज़ों को? देखिए, नामवर जी शताब्दियों में नामवर जैसा आदमी पैदा होता है। वे थे तो घर के आदमी थे, लेकिन घर की कभी परवाह करने की उन्हें चिंता नहीं हुई, और वो बहुत कुछ हमारे और हमारे मझली भाई का कारण, उनके बेटों बेटियों को पढ़ाया, बेटे और बेटी को पढ़ाया लिखाया मैंने, भाभी को रखा हमेशा। वे एक तरह से, मैंने तो किताब भी लिखी है, घर का जोगी जोगड़ा, तो योगी का जीवन जिया उन्होंने पूरा था। तो यानी 25-26 भागों में तो उनकी किताबें आई हैं। आज ही दे गया था एक लड़का, दे गया जो संपादक है, वह 2 किताबें, बाकी समझ में आती रही हैं, 4 किताबें और आने वाली हैं। तो नामवर हमेशा नहीं पैदा होते, सदियों में पैदा होते हैं नामवर। यानी अंत में वो चाहते थे बनारस आना और यहीं शरीर त्याग करना, जो संभव नहीं था, कई कारणों संभव नहीं था। यानी मैं तो अंतिम दिनों में एम्स में देखने उन्हें गया था, 2 बार गया, आंखें भर आई, कुछ नहीं कर सकते थे। आपका जो पूरा लेखन रहा है, लेखन और जो संपादक की एक दुनिया है, खासतौर से प्रकाशन की दुनिया, उसमें भी बहुत तरह की चीज़ें, बहुत तरह का टशन, बहुत तरह के मतभेद, बहुत तरह की बातें हम देखते सुनते हैं लगातार। पत्रकारिता में भी गाहे बगाहे साहित्य की चीज़ें छपती हैं। आप इस पूरे संबंध को किस तरीके से देखते हैं? लेखक और प्रकाशक के संबंध को? जी, देखो, संबंध तो आरंभ से लोगों के दोनों के बीच दिखाई पड़ता है, बड़ा सौहार्दपूर्ण है, लेकिन बराबर तनावपूर्ण रहा है। लेखक की वाजिब जो उसकी मेहनत का पैसा है वो नहीं मिलता उसे, कभी नहीं मिलता। यानी अगर वह दे दे तो दे दे प्रकाशक, न दे तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। वह कह सकता है कि किताब बिकी ही नहीं तो हम क्या करें, अब कहाँ से पैसा दें। जबकि किताबों को आपने किसी पाठक के यहाँ देखा भी है, वह किताबें बिक रही हैं लेकिन फिर भी वो कह सकता है, और कायदे से किसी भी लेखक को प्रकाशक रॉयल्टी नहीं देता है, वो अपने हिसाब से देता है। वो भाषा हिंदी में इसके पहले नहीं थी, तो तनाव दूसरा था, छपने का तनाव, फिर छापने का साहस कोई करेगा
मतलब या नहीं लोग करेगा तो ये कहते तो हैं कि आपके भाई रहे नामवर जी और स्पेस है काफी आपका साहित्य में ऐसे, तो ये तनाव आपको भी झेलना पड़ा? नहीं, भाई का तनाव नहीं था। तनाव था कि मैं हिंदी विभाग का अध्यक्ष हूँ, काशी ढेर सारे लोगों ने निकालने के लिए चिट्ठियाँ भी लिखी थी कि निकाल दिए जाएं, यानी ऐसा अध्यापक जो ऐसी गाली लिखता हो निकाला जाए उससे से, ये सब भी पत्र आते थे। और यह कि यह भाषा कुछ इसके हम पहले राही मासूम रजा ने आया था गांव में इस्तेमाल किया था, लेकिन इतनी मात्रा में नहीं थी वो गाली। तो गाली का दूसरे की वही 80 है जहाँ रोज़ हम जाते हैं, उन्हीं लोगों के बारे में लिखते हैं और इस तरह का लिखते हैं बहुत निरपेक्ष भाव से। तो लिखने के क्रम में या लिखने के मूड में हम पक्ष विपक्ष ये नहीं देखते थे। हमने तय किया कि जो मैं लिखूँगा वो जो हो रहा है या होता है या जो देखता हूँ वही लिखूँ, परिणाम चाहे जो हो। हुआ कि जब हंस में छपा था पहली बार तो रातों रात 300-400 प्रतियाँ फोटो स्टेट करके बंटवा दी गई थी और मुझे गालियाँ सुनने को फ़ोन पर, लैंडलाइन था, मोबाइल नहीं था उस समय, सोशल मीडिया गालियाँ मिल रही थी कि सर आओ तो अंगूठा काट लेंगे, हाथ काट लेंगे, गोली मार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। सब महीने भर तक धमकी दी जाती रही क्योंकि ऐसी भाषा है इसलिए। नहीं, ऐसी भाषा और उन लोगों के बारे में भी तो लिखा है, लोगों के बारे में, उन पात्रों के बारे में जो बैठते थे दुकान पर लोग, जो बात करते थे, जिस भाषा में बात करते थे, अपनी तरफ से भाषा मैंने क्रिएट नहीं की, उन्हीं की भाषा ली, जैसा बोलते थे और जैसी बहस करने के दौरान बोलते थे वही चीज़ मैंने ली। एक रिपोर्टर जो करता है, एक रिपोर्टर जो करता है। तो स्थानीयों का ये वो रहता था, यहाँ की स्थानीय लोगों का इस तरह का व्यवहार था, बोलचाल। बनारस के स्थानीय लोगों का ऐसा रिएक्शन था इस पे जो शुरू में जो यहाँ के थे, हाँ, जिन लोगों का जिक्र है इसमें, हाँ, उनके चाहने वाले या उनके वो लोग भी, हाँ, वे लोग उनके चाहने वाले हो। तो धीरे धीरे जब 2-3 छप गए और देखने के लिए लोग आने लगे उड़ीसा से या गोवा से या कहीं से भी, जिन्हें पढ़ा था 80 मोहल्ला, उन पात्रों को खोजते थे, तो लोगों को लगा कि अरे भी महत्वपूर्ण हो गए हैं, अभी तक मोहल्ले के ही आदमी थे, हाँ, कोई जानता तक नहीं था, लेकिन बताइए गोवा से आके खोज रहा है, हाँ, लेके खुद घुमा के बताते थे कि अपनी आए हुए। तो धीरे धीरे मैं भी लोगों को प्रिय लगने लगा, किन्हीं के कारण हमारी पहचान बन रही है, वरना शुरू में बहुत विरोध झेलना पड़ा। तो आप क्या जाते वाते थे उस दौरान, क्या मतलब कैसे? महीने भर तो नहीं गए, उसके बाद तो हिम्मत में जुटा के हुआ कि ठीक है, अब विभाग के अध्यक्ष हैं भाई, अब मारना हो मारे, या चाहे जो कुछ करना हो करें। और समझते थे कि वो धमकी दे रहे, लेकिन हमारे सामने हमारी इज्जत करते हैं, हमारे सामने कोई गाली नहीं देता था। हमारे आ जाने के बाद फिर गाली शुरू हो वो अलग बात है, और होती थी। जब तक हम रहते थे तब तक लोग चुपचाप चाय अपना पीते थे, बातें करते थे, बातें कर, यानी हट बढ़ जाते थे लोग, लिख देंगे, ये सुनेंगे तो लिख देंगे इसलिए। लेकिन हमको गाली नहीं देते थे, उल्टा सीधा बोला करते मतलब ये थे। किताब जितनी मजेदार है उतना झेलना पड़ा इसको लिखने के दौरान। हाँ, झेलना पड़ा, बहुत झेलना पड़ा। अभी भी इसकी बहुत आलोचना हिंदी के लोग करते हैं, तो आप साहित्यकारों के कारण ये है ही नहीं। साहित्य पढ़ने वाले के वालों के कारण नहीं, बल्कि हिंदी से इतर जो दूसरे विषय के लोग हैं
जैसे बहुत से इंजीनियरिंग के, बहुत से मेडिकल साइंस के, बहुत डॉक्टर, इंजीनियर, और यानी यहाँ तक हमने सुना है कि जो कोई अधिकारी यहाँ पर भेजा जाता है उसे कह दिया जाता है कि आप ये किताब बनारस को जानना है तो पढ़ के आप जाइए। ज्वाइन करने के पहले कई लोगों ने हमसे कहा ऐसा। और फिर तो इतनी पॉपुलर ये हुई कि विदेशों से लोग 80 या दुकान ढूंढते हुए आते हैं। कोई स्पेशल याद है आपकी एक दो इस किताब से? हम्म। कोई बहुत स्पेशल कोई बात है याद आपको? नहीं, स्पेशल ऐसी कोई, ऐसी चिट्ठियाँ बहुत हमारे पास आती थी, यादव के पास आती थी, गालियों से भरी हुई चिट्ठियाँ। यानी जो संपादक थे हंस के, वो सब। अभी हम हाँ, एक जरूर हुआ था ऐसा। जब पहला हिस्सा छपा था तब जीप चला के बिलासपुर से दोपहर में पिए हुए बाकायदे एक आदमी आया था, तहसील में काम करता था, कुछ के लिए नहीं, केवल देखने के लिए। जब छप रहा था तब की बात है, छपा था गर्मी में, जून में हमारा ख्याल किया था। वह बिलासपुर से जीप चलाते हुए आया और ऐसे ही बस पाँव पर पड़ा, देखता रहा देर तक, बताया अपना परिचय, और उसके बाद भभका वगैरह फूट महसूस निकल रहा था उसके मुँह से। उसने कहा केवल हम देखने के लिए आए हैं, बस आज्ञा दें आप। हम पानी वानी के लिए सब पूछा लेकिन कुछ नहीं किया, बस रहा, थोड़ी देर देखता रहा हमको, और उसके बाद लौट गया, वापस चला गया। ये घटना हुई थी जब यही देख तमाशा लकड़ी का था तब। बाद में तो देख तमाशा टीवी का और क्या शुरू हुआ। बातचीत को और एक मैंने ये गाना दरअसल सुना था लकड़ी वाला, अंत में गाजियाबाद से आ रहा ट्रेन में मैंने सुना था ये। सुनो सुनो वह दुनिया वालों, यह जग बना है लकड़ी का, जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। एक भिखमंगा गा रहा था ट्रेन में, एक तारा पर। तो यह जिसमें ये सब कुछ था कि यह पालना लकड़ी का है जिस पर तुम बचपन में सोए थे, वो गुल्ली डंडा भी लकड़ी ही है जिससे खेले थे, वो पटरी भी लकड़ी ही है जिससे लेकर मदरसा गए थे, वो छड़ी भी लकड़ी ही है जिससे मुदर्रिस की मार खाई थी, ब्याह का मड़वा और पीढ़ा भी लकड़ी है जिस पर ब्याह रचाया था, सुहाग की सेज भी लकड़ी है जिस पर दुल्हन के साथ सोए थे, और बुढ़ापे का सहारा लाठी भी तो लकड़ी ही है। ऐ दुनिया वालों, अंतकाल जिस टिकठी पर मसान जाते हो, जो जिस चिता पर तुम्हें लिटाया जाता है, वह भी लकड़ी ही है। ये अंत में अब तो भूल गया मुझे, लेकिन ये गाया था। गाजियाबाद से आते हुए ट्रेन में मैंने सुना था, तो नोट किया था मैंने। एक अंत बातचीत को अंत करते हैं, और हम अभी चूँकि शाही सर के पास से होते हुए आए, ये किताब भी दे दी। हमने उनसे पूछा, कहा कि अगर आप एक सवाल कोई पूछना चाहते हो सर से अपने पूरे जीवन में, तो उन्होंने कहा, पूछा है आपसे कि आपका इतना लंबा जीवन रहा साहित्येतर भी, क्या आप अपनी लेखनी को लेकर के संतुष्ट हैं? लेखक के पास संतोष नाम की चीज़ नहीं है। संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन जितना है कर सका हूँ, जो कर सकता था किया।
यानी अगर ठीक हो जाऊं, करने लायक हो जाऊं तो फिर मैं करूंगा, अब अच्छा करूंगा बुरा करूंगा ये नहीं जानता, लेकिन करूंगा जरूर। कभी संतुष्ट नहीं होता, लेकिन हमेशा रह जाता है कुछ न कुछ बाकी। कुछ ऐसा है जो अभी भी आप करना चाहते हैं? कुछ है, लेकिन मेरी आदत नहीं है। लिखने के दौरान मैं क्या लिख रहा हूँ किसी बात नहीं करता, किसी को पता नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ। जब छपता है तब लोगों को मालूम होता है। इसीलिए कहा जाता है कि ये साहित्य में धमाका करने वाले आदमी हैं। हाँ हाँ, विश्वास धमाका। ये मैं बता दूं तो मैं लिख नहीं सकता। तो आप किसी को नहीं बताते? किसी को मैम नहीं, को भी नहीं? उनको नहीं। मैं तो चर्चा आप भूल जाते हैं तो चर्चा फिर ही क्या नहीं करते हैं? कर- जैसे कुछ अगर आपको आया और आप बताते नहीं हैं, अगर भूल जाते नहीं हैं भूलते नहीं, भूलते नहीं। वाक्य कहाँ छोड़ कर आया हूँ, कक्षा में पढ़ाते हुए अगर हमसे पूछा जाए तो बता दूंगा कि वाक्य यहाँ छोड़ा, क्योंकि दिमाग में हमारे घूमता रहता था। जो लिखता रहता था वह क्लास करते समय भी, यानी पढ़ाते समय भी उतना दिमाग में रहता था कि इसका आगे का हिस्सा क्या होगा या आगे मुझे क्या करना है। यानी इस मायने में कहा जा सकता है कि मैंने अध्यापन के साथ पूरी ईमानदारी नहीं बरती है, क्योंकि लिखता रहता था और उसके बाद छोड़ के जाता था पढ़ाने के लिए, और जो छूट रहा होता था वह दिमाग में गूंजता रहता था बराबर कि वो रह गया है, बाकी कैसे पूरा करना है, कहाँ पूरा करना है। पूरा करने के विकल्प भी कई होते हैं, अब उनसे बेहतर क्या है वगैरह वगैरह ये सब तो ऐसा लगातार चलता रहता था कि लगातार जैसे चलता रहता था। किताब कोई लिख रहे हैं वो पूरी हुई, या फिर मतलब हर साल ऐसा आप हमेशा इसी मोड नहीं। में स्विच करें? हमेशा ऐसा नहीं रहा है। जैसे बिरला हॉस्टल में वार्डन था एक बार, तो गर्मी के दिनों में यह है कि मैं बन ठन के कुर्ता उर्ता पहन के पैंट वैंट पहन के मैं नहीं लिख सकता था। लिखने के लिए अपना असल जो ड्रेस था, गमछा या लुंगी या गंजी, रात को मैं बैठता था घर के बाहर, रात भर बाहर की बत्ती जलती रहती थी, ये लोग परिवार सो रहा है अपना, बच्चे बच्चियाँ सब लड़के, मैं रात भर लिखता था, और उसके बाद जब सुबह होती थी, सुबह सोता था। गर्मी के दिनों छुट्टियों में, जून में जब छुट्टी हो जाती तब की बात। बाकी तो ऐसे जब लिख रहा हूँ छिटपुट तो वो चलता रहता था दिमाग में। विष्णु निकाला भाई।